वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैराडेज का फर्स्ट लॉ बताया था। आज जो है फैराडेज सेकंड लॉ के बारे में जानेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले एक बार फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में एक बार और देखते हैं। यहाँ पे जो फैराडे फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये, और इसमें यहाँ पर लगा देते हैं बैटरी, और बैटरी लगाने के बाद यहाँ जब चार्ज जा रहा है तो ये क्या होगा, डिपॉजिट करेगा एक जगह, क्या होगा, डिसोसिएटेड होगा। और कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ से कितना चार्ज आ रहा है। तो वो जो फर्स्ट लॉ था वो था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W, ये था फर्स्ट लॉ के केस में। ठीक है, सेकंड लॉ में क्या करेंगे कि इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को क्या करेंगे कि 2-3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में हम जोड़ देंगे, और उस समय हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ में आता है। जैसे एग्जांपल, जैसे कि यहाँ बताते हैं फिगर बना के इसका। तो सेकंड लॉ में क्या करेंगे कि इसको हमको सीरीज में जोड़ना है बहुत सारे सेल को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। जैसे यहाँ पे 3 सेल ले लिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। अब सभी में जो इलेक्ट्रोड होगा वो अलग अलग होगा। इसमें ऐसा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर अलग कलर का बना देते हैं, और ये भी एक अलग कलर का, तो वापस ग्रीन से ही बनाते हैं इसको भी। तो ये 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और तीनों कैसे सीरीज में जोड़ते हैं। तो अगर सीरीज में जोड़ना होगा तो हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे वायर से इसके साथ, और इसको जोड़ देंगे वायर से इसके साथ, और इसका उससे जोड़ेंगे कैसे, बैटरी के साथ। तो यहाँ पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको ऐसे जोड़ दिए इसके साथ। तो इस टाइप का जो सेल बन के आएगा इसको बोलते हैं सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इसमें जो तीनों मेटल्स हैं ये तीनों अलग अलग हैं। इसको मान लेते हैं M1 है, इसको मान लेते हैं M2 है, इसको मान लेते हैं M3 है। अब जो इसमें यहाँ पे चार्ज भेजा जा रहा है, करंट भेजा जा रहा है, चार्ज Q इसमें भी जा रहा है। तो अब जो इसमें जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज इसको मिलेगा, उतना ही सेम चार्ज इसको मिलेगा, क्योंकि ये सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो चार्ज तो सबका सेम है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर चाहे यहाँ पे कितना डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ है वो यही बताता है कि इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। अगर हमें इसमें पता चल गया कितना डिपॉजिट हो रहा है तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसका पता है तो हम इसका निकाल सकते हैं या फिर इसका निकाल सकते हैं। तो सेकेंड लॉ में यही इसका एप्लीकेशन है। तो सेकेंड लॉ कहता क्या है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो मास डिपॉजिटेड है, ठीक है, जो मास यहाँ डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर चाहे इस इलेक्ट्रोड पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इक्वलेंट मास के। और किसके इक्वलेंट मास के, इसी मेटल के। तो जैसे अगर बात करते हैं M1 की, तो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E1 का। उसी तरह से अगर W2, ये इस यहाँ कितना मास हो, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E2 के। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो अगर इसको 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। तो ये है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ कहता क्या है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी सेल को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं, यहाँ सीरीज में जोड़ दिया गया है, तो उसका जो मास डिपॉजिट होगा किसी भी एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो उसका मास डिपॉजिट होगा वो उसके इक्वलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही होता है सेकेंड लॉ। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं कि W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। अब इस फार्मूले में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो इक्वलेंट मास की जगह हम एक ये भी बताए थे कि Z इक्वल टू E डिवाइड बाई 96500। ठीक है, तो E की जगह हम Z भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले में हम आगे लिख सकते हैं W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2, और E की जगह हम Z इंटू 96500 लिख सकते हैं। तो 965 ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Z1 बाई Z2। तो बस सेकेंड लॉ के लिए इसी फार्मूले को हमको यूज करना है, और इस पर हमको निकालना है कि अगर हमको ये पता चल गया कि अगर यहाँ पे कौन सा मेटल है और यहाँ कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ कितना डिपॉजिट होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है कॉपर, और यहाँ मान लेते हैं एल्युमिनियम है। ठीक है, और यहाँ पे भी मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, Mg, यहाँ पे Mg मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहा है वो हो रहा है 6.35, इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर इतना डिपॉजिट हुआ
तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना डिपॉजिट होगा। सिंपल इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2। अब इसी फार्मूले को यूज करके कैसे हमें निकालना है वो देखना है। अब जो है यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है, तो पहले पे कॉपर इतना डिपॉजिट हुआ, तो W1 की वैल्यू हमको पता चल गया 6.35, और हमको W2 की वैल्यू निकालना है। और W1 किसको माने हैं, कॉपर को माने हैं, और W2 माने हैं एल्युमिनियम को माने हैं। अब दोनों का हमको इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये E क्या है, इक्विवेलेंट मास है। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ये सब लास्ट लेक्चर में फैराडे फर्स्ट लॉ में ही हमने इसके बारे में डिटेल बता दिया था, ठीक है। तो E1 होता है मोलर मास, मोलर मास कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक मास लिख सकते हैं। और डिवाइड बाय होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र लिख दे, या फिर चेंज लिख सकते हैं। तो चेंज या ट्रांसफ़र लिख देंगे। अब E1 क्या है, कॉपर है। तो कॉपर का जो मास होता है वो होता है 63.5, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेज हो रहा है, तो कॉपर जो कॉपर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर से Cu++ बनता है। तो यहाँ पे हो गया Cu से Cu++, कहने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो रहा है, तो N की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। ये हो गया E1 की वैल्यू। अब कैलकुलेट करना हमको इसके लिए E2 की वैल्यू। तो E2 की वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे E2 का। अब E2 का एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 27 एटॉमिक मास। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या होगा, ट्रिपल+ बनाएगा। तो 0 से ट्रिपल+ बना तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, यहाँ लिख देंगे 3। तो हमको E1 की वैल्यू पता चल गई, E2 की वैल्यू पता चल गई, W1 की वैल्यू पता है, W2 का निकाल देना। अब डायरेक्ट इस फार्मूले पर लिख देना है। तो करते हैं इसको सॉल्व, यहाँ पे कर देते हैं, फार्मूला दोबारा लिखते हैं, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। अब इसी फार्मूले से कैलकुलेट करना है। तो W1 दिया हुआ है 6.35, और डिवाइड बाई W2 हमें निकालना है। W2 हो गया इक्वल टू E1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो E1 हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाई 2, और E2 दिया है ये, तो इसको ले देंगे, इससे डिवाइड कर देते डायरेक्ट, हो जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 आएगा, तो ये हो गया 9। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इससे ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इससे ये कटा, इससे काट देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, इसमें यहाँ पॉइंट है, तो इससे ये कट गया और यहाँ आ गया 10, और 2 से ये कट गया, ये हो गया 5। अब ये इधर जाएगा तो W2 इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 5। अब 9/5 है, इसको जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, बच गया 4, यहाँ पे 8 आ गया। अब इतना ग्राम, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ पे आ गया कि एल्युमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, तो 1.8 ग्राम डिपॉजिट होगा। अगर कॉपर यहाँ पे इतना डिपॉजिट हुआ तो एल्युमिनियम यहाँ पे 1.8 ग्राम डिपॉजिट होगा। अब इसी तरह हम Mg का भी निकाल सकते हैं कि Mg कितना डिपॉजिट हुआ। तो सेम इसी प्रोसेस को करते हैं, यहाँ इसको मिटा के यहाँ पे कर देते हैं, Mg का डिपॉजिशन कैसे होगा, ठीक है। इतने में ही सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं Mg कैसे डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको इसी से ले सकते हैं, चाहे इससे, दोनों में से कोई भी वैल्यू लेके हम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है कि W1/W2 इक्वल टू E1/E2 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं W2/W3 इक्वल टू E2/E3, ये भी लिख सकते हैं। तो इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो कॉपर है तो आपका यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसी फार्मूले को लेके चलते हैं। तो W1 यहाँ दिया हुआ है, ये हो जाएगा 6.35, और डिवाइड बाई W2 मैग्नीशियम का निकालना है, इक्वल टू E1 इसी के लिए निकालना है, इसके लिए लिखा हुआ है, कितना है 63.5 डिवाइड बाई 2, और मैग्नीशियम जो होता है ये भी बनाता है Mg++, ठीक है। तो इसके लिए भी 2 आएगा। तो अगर इसका हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले हम E2 की वैल्यू लिख ही देते हैं। मैग्नीशियम का होता है 24, और डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 12, तो नीचे लिख देंगे 12। अब इसे हमें सॉल्व करना है, सेम प्रोसीजर वही होगा। इससे ये कट गया, यहाँ आ गया 10, इससे ये कट गया, ये हो गया 5, और 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4। तो यहाँ पे जो W2 होगा वो हो जाएगा 2.4 ग्राम। कोई भी अगर हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, किसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उसका हम निकाल सकते हैं। अगर एक हमको पता है तो अगला हम निकाल सकते हैं।
और ये भी हो सकता है कि इसका नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा, Q का वैल्यू पता होगा। तो Q के वैल्यू पता होने से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट लॉ पे जाएंगे और फर्स्ट लॉ से सबसे पहले तो इसमें कितना मास डिपॉजिट हुआ वो निकालेंगे और इससे फिर रिलेट करके इससे निकालेंगे। तो अब सबसे पहले आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया तो फिर आपको ये सेकंड लॉ को आप तभी जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ है। तो पहले इक्विवेलेंट मास बताएंगे और उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताएंगे जो सेकंड लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना। तो जैसे इक्विवेलेंट मास, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड बाय कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो रहा है, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं तुल्यांकी भार। अब जैसे हम निकालना है हमें अगर एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास, तो एल्युमिनियम का पहले मॉलिक्यूलर मास होता है 27 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो एल्युमिनियम कभी बनाएगा तो एल्युमिनियम बनाता है +3, तो एल्युमिनियम से +3 बना, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास इतना हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको कॉपर का निकालना हुआ तो यहाँ पे भी लिखेंगे मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। तो कॉपर भी क्या बनाता है, Cu++ बनाता है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगा 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हुआ, और ऊपर इसका मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 63.5। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको Zn का निकालना है तो Zn भी क्या बनाता है, Cu++ बनाता है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा 2 और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, जिंक का होता है 65, तो 65/2 ये सब इक्विवेलेंट मास निकल गया। तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9, कॉपर का ये और जिंक का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा ये। अब कुछ और भी क्वेश्चन कराते हैं इसमें, जैसे दिया हुआ है MnO4- और इससे बन गया Mn++, ये बना। तो इसके लिए अगर हमको यहाँ पे Mn का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इसमें क्या चेंज आ रहा है वो देखेंगे, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो रहा है। तो इसका हमको निकालना है, तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, x का मान, इसको मान लेते हैं x, अब प्लस ऑक्सीजन का हो जाता है -2 और कितने ऑक्सीजन 4 × 4 इक्वल टू जो चार्ज इस पर -1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x और ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -1, ये इधर गया तो +8 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा +7। तो यहाँ पे +7 हो गया, यहाँ पे है +2, तो कितने का चेंजेज हुआ, 5 का चेंजेज हुआ। तो अगर हमको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगा 5 और ऊपर की तरफ इसका मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ और हमें जानना है, जब फर्स्ट क्या कहता है W इक्वल टू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है Q, ठीक है। तो कितना डिपॉजिट हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना उसको चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ट्रिपल+ से बन गया एल्युमिनियम, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये देखना है कि अगर इसका एक एटम लेते हैं, एल्युमिनियम का अगर एक एटम लेंगे तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम अब क्या करें, एल्युमिनियम का 1 मोल ले लें, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर एक एटम की बात करते हैं तो एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम 1 मोल ले लेंगे, 1 मोल एटम ले लेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ज़रूरत पड़ेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा कि, तो यहाँ पर जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का होगा, तो पहले तो चार्ज लिखते हैं 1.9 × 10⁻19, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हुआ। और टोटल 1 मोल की बात करें तो 1 मोल होता है 6.022 × 10⁻23। अब इसके पूरे का जो मल्टीप्लाई आता है वो होता है 96487 कूलम, इतना होता है। और इसको नियर अबाउट लिख देते हैं 96500 कूलम्स। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 फैराडे के। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 1 फैराडे के बराबर होगा। अब यहाँ पे 3 मोल हो गया, 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका हो जाएगा 3 फैराडे। तो सिंपल सा हम अगर ऐसे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो रहा है उतने फैराडे चाहिए। अब यहाँ पे 1 मोल एटम है और 1 मोल एटम की जो वैल्यू होगी, जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 27 ग्राम हो जाएगा, जिसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ग्राम में, ठीक। तो हमको अगर 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट कराना है
तो हमको क्या कराना पड़ेगा, 3 फैराडे चार्ज देना पड़ेगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन कराते हैं, मैग्नीशियम प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिला और ये बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका हम लेते हैं मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 24। तो अगर हमको 24 ग्राम अगर हमको ये चाहिए तो 24 ग्राम में क्या क्या करना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 फैराडे। तो 2 फैराडे अगर इसको चार्ज दिया जाएगा तो 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। तो सिंपल सा, जितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो रहा है, नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना हो रहा है उतने फैराडे चार्ज देना पड़ता है। एक और क्वेश्चन कराते हैं इस पर, जैसे दिया हुआ है MnO4 माइनस से यहाँ बन गया Mn++। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी इससे ये बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा निकालेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है +7, अभी कैलकुलेट किए थे, और इसका है +2। तो +7 से +2 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो इसका मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये 5 फैराडे। तो इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बताते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, कि 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 फैराडे चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि अगर हमको 18 ग्राम डिपॉजिट करना हुआ तो कितने फैराडे चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर 27 ग्राम डिपॉजिट करने में 3 फैराडे चाहिए, तो 1 फैराडे के लिए हमको कितना चाहिए होगा, 27 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 9 ग्राम। 1 फैराडे के लिए हमको कितना चाहिए था, 18 ग्राम चाहिए था, तो 18 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए। सिंपल सा है, सिंपल सा निकाला जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आपको कराते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, किताब का NCERT किताब में ही एक्सरसाइज का 3.15 क्वेश्चन कराते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का जो फार्मूला है फैराडे का, वो फार्मूला भी लिख दिए हैं कि आपको इससे हेल्प मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है ZnSO4 का है, दूसरा जो दिया हुआ है AgNO3 का है, और तीसरा है CuSO4 का। इसको बोल दिया गया A, इसको बोला गया है B, इसको बोला गया है C। और इन तीनों को कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया है, श्रेणी में। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो इसमें करंट दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ लिख देते हैं करंट I जो दिया गया है 1.5 एम्पियर दिया गया है। साथ में क्या दिया हुआ है, जो B है, ये कैथोड पे जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब पूछा है कि कितना समय में प्रवाहित होगा, विद्युत धारा कितने समय में प्रवाहित होगा। अब इसमें पूछा हुआ है IT की वैल्यू पूछा हुआ है, कितना समय, इसको कितने समय तक करंट इसमें दिया जाए कि इतना ये डिपॉजिट हो जाए। साथ में पूछा है कॉपर और जिंक का, साथ में पूछा हुआ है कि कॉपर का मास पूछा हुआ है और Zn का भी मास पूछा गया है। तो ये इतनी चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ लगेगा और फिर सेकेंड लॉ लगेगा। तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलेगा, इसके बारे में T की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे Q = IT दिया हुआ है, ये फार्मूला लेंगे, तो W = ले लेंगे EIT डिवाइड बाई 96500। ये फर्स्ट लॉ का फार्मूला है। अब इसके लिए हमको यूज करना है Ag के लिए, सिल्वर के लिए। तो यहाँ पे ये दे दिया है 1.45 = सिल्वर का, अगर तो सिल्वर का हमें अब इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास के लिए ये होता है E = ये मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, तो ये होता है 108, और जो इस पर चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, Ag यहाँ पे प्लस में है तो 0 से +1 1 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो गया। E की वैल्यू हो जाएगी 108 इंटू I की वैल्यू यहाँ दी गई है 1.5, इंटू लिख देंगे T और डिवाइड बाई 96500। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको हम निकाल भी देते हैं, तो T = हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगा तो 1.45, ये इधर गया तो हो जाएगा 96500, और डिवाइड बाई ये वैल्यू नीचे आ जाएगा 108 और गुणे 1.5। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 3 वैल्यू जो आएगी आ जाएगा 1295.6 और डिवाइड बाई 1.5, ये हो गया। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 14 मिनट 24 सेकेंड। तो ये हमें मिल गया इसकी वैल्यू। इतना टाइम लग रहा है हमको यहाँ पे T की वैल्यू है इतना ग्राम डिपॉजिट करने में। तो सबसे पहला तो हमें ये निकल गया। अब हम पूछना है कॉपर और Zn का निकालना है।
तो इसको हम सेकेंड लॉ से फॉलो करके निकालेंगे। तो ये पहला हो गया। अब इसमें सेकेंड लॉ को फॉलो करेंगे तो W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E2। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2। ठीक है, तो 1 हमको ये निकालना है तो यहाँ लिख देंगे, इसी का निकालना है W1 और डिवाइड बाई W2 में इसका हमें मास लिखना है तो 1.45 ये हो गया। अब हमें लिखना है इक्वलेंट मास पहले का डिवाइड बाई इक्वलेंट मास दूसरे का। तो Zn दिया हुआ है और Zn का होता है 65, तो यहाँ लिख देंगे 65 और 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज होता है इस पर, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे इक्वलेंट मास निकालने के लिए। और साथ में करेंगे E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है, कितना आया था 108, तो 108। अब इसी को हमें सॉल्व करना है तो W1 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 65 इंटू 1.45 और डिवाइड बाई 2 इंटू 108। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.438 ग्राम। तो ये हमको मिल गया W1। अब हमको निकालना है W1 मतलब क्या था, यहाँ पे जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। अब हमको कॉपर का डिपोजिशन निकालना है। एक इसको ले लेंगे और साथ में इन दोनों में से कोई ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 1 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे W1 डिवाइड बाई W3 इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E3 ये हो गया। अब W1 इसको माना गया है तो जिंक का हमें लिखना है, तो जिंक का हमें पता चल गया यहाँ पे, तो ये लिखेंगे ऊपर 0.438 और डिवाइड बाई W3 कॉपर का निकालना है तो इसको W3 कर देते हैं इक्वल टू इसका इक्वलेंट मास, तो इसका इक्वलेंट मास था 65 डिवाइड बाई 2, तो लिखेंगे 65 डिवाइड बाई 2 और E3 का इक्वलेंट मास निकालना है तो कॉपर का, तो यहाँ निकाल देते हैं। अगर कॉपर का हमको निकालना है तो इसका होता है 63.5 और ये भी +2 बनाता है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे 63.5 और डिवाइड बाई 2 है तो ऊपर चला जाएगा वो। अब इसे सॉल्व करना है तो 2 से 2 सबसे पहले कट गया। अब W को इधर ले जाते हैं, इसको ऐसे जाते हैं, ये हो जाएगा W3 इक्वल टू ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 0.438 इंटू ये ऊपर चला गया हो जाएगा 63.5 और डिवाइड बाई ये नीचे चला गया हो जाएगा 65। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, वैल्यू आ रहा है 0.426 ग्राम। तो यहाँ पे तीनों का पता चल गया हमें कि सबसे पहले कि Zn कितना डिपॉजिट हुआ, फिर Eg इसका तो दिया ही हुआ था, और कॉपर यहाँ पे हो गया, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसकी